हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट, और इसके बारे में आप लोग पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए पर्सनल गाइडेंस है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको बस पर्सनल गाइडेंस लिखना है, हाय हेलो, और पर्सनल समस्याएं नहीं लिखने हैं। इसमें मैं आपको टास्क देता हूँ, टास्क जैसे कंप्लीट करते हो उसी के बेस्ट पर आपसे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है और ये पता किया जाता है कि आप कितना सीख रहे हो कि नहीं, है ना। और अगर 4 टेस्ट 8 टेस्ट ऐसे लगा लेते हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो मैं आपको वापस रिवीजन पे भेज देता हूँ। तो रिवीजन का अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। इसमें कुछ पे भी करने होते हैं, है ना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब ज़रा बातें करते हैं आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है देख लो, इसमें बोला है पोजीशन एंड ऑल्टर्ड मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। इसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन के पहले रखने से डिफरेंट मीनिंग देते हैं और नाउन के बाद रखने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वही कह रहा है, ऑल्टर्ड मीनिंग का मतलब मीनिंग उसका चेंज हो जाता है जब उसका पोजीशन को चेंज करते हैं। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे कि ये 5 ऐसे वर्ड हैं जिसको नाउन के पहले रखने पर इसका मीनिंग अलग होता है, और अगर इसी वर्ड्स को हम क्या करेंगे, नाउन के बाद रखेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, सारे बुक्स में तो इतने सारे नहीं दिए रहते। और आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपके बुक में, आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो उस बुक का नाम मुझे बताना कमेंट में, और ये बताना कि इसमें से कितने सारे वर्ड्स के बारे में वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और कंसर्न तो डेफिनेटली दिया होगा, ये सारे वर्ड्स दिए हों या ना हो, लेकिन ये वाला वर्ड का मेंशन वहाँ पर ज़रूर किया होगा और इसके बेस्ट पर क्वेश्चंस भी दिए होंगे। आप चेक करके मुझे बताना, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन से 5 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है कंसर्न्ड, फिर है इन्वॉल्व्ड, फिर है प्रेजेंट, रिस्पॉन्सिबल और अपोजिट। अब जरा बात करते हैं इसके बारे में। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं इसका सिर्फ देखने वाले हैं कि इसका यूज़ जो होता है नाउन से पहले और नाउन के बाद कैसे मीनिंग में चेंजिंग आता है, ये देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नाउन के साथ ही इसका यूज़ करते हैं। ये सारे वर्ड्स का कई तरीके से आप पढ़े भी होंगे, पहले फिक्स प्रीपोजिशन में भी पढ़े होंगे, है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन यहाँ हम किसके संदर्भ में देखने वाले हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और इसको देखने वाले हैं हम नाउन के संदर्भ में कि नाउन से पहले यूज़ करने पे क्या मीनिंग होता है और नाउन के बाद यूज़ करने पे क्या मीनिंग होता है। जैसे मैं इस मुद्दे को क्यों यहाँ पर ला रहा हूँ ये मैं बताना चाहता हूँ। देखो, एक वर्ड है यहाँ पर अपोजिट। अगर मतलब जब मैं एडवांस एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा ना, एडवांस एडजेक्टिव कहने का मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, लोगों को परेशान करता है। तो अगर मैं फ्यूचर में कभी भी उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो अपोजिट को ज़रूर इंक्लूड करूंगा इसमें, इसलिए भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये वर्ड यहाँ पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन के संदर्भ में एडजेक्टिव की भांति कैसे यूज़ करते हैं अपोजिट को। और अपोजिट सिर्फ एक आपका एडजेक्टिव ही नहीं है, ये कभी कभी प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की तरह जब काम करता है तो इसका क्या यूजेस है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन बाद की बातें बता रहा हूँ, आज के क्लास में नहीं। अब जरा देखिए, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 23 होने वाला है आज। यहाँ पर देख लो, इसके बारे में आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये यहाँ पर नाउन का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। ये दोनों नाउन हैं। अब यहाँ पर यह है कि अगर मैं कहूँ कंसर्न्ड पर्सन, मतलब नाउन के पहले अगर कंसर्न्ड है तो इसका मीनिंग होता है चिंतित, अब परेशान, वरीड, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन अगर कंसर्न्ड से पहले नाउन आ जाता है या फिर नाउन के बाद कंसर्न्ड को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड, संबंधित जिसको कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर कंसर्न को नाउन से पहले रखते हैं, अगर कंसर्न को नाउन से पहले रखते हैं तो इसका मीनिंग होता है चिंतित, अब परेशान, अब फिर वरीड। और अगर कंसर्न को नाउन के बाद रखते हैं तो इसका मीनिंग होता है संबंधित, रिलेटेड, एसोसिएटेड, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब जरा देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली हम लोग। आज की क्लास समझ लो कि बहुत छोटी होने वाली है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 में बोला ही हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर द कंसर्न्ड अथॉरिटी रीच्ड देयर फॉर इंस्पेक्शन। यहाँ पर बोला है कि जो भी अथॉरिटी है उसके इंस्पेक्शन पे पहुँचने से पहले ही वो क्या कर चुका था, अपने काम को ख़त्म कर चुका था, फिनिश कर चुका था, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है। अगर ये सारे वर्ड्स रहें, कंसर्न्ड, इन्वॉल्व्ड, अपोजिट, है ना, ये सारे अगर वर्ड रहते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा एग्जाम में कि क्या वो किसी नाउन के पहले या फिर किसी नाउन के बाद यूज हुआ है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या देना है कि कंसर्न्ड,
कंसर्न आ गया है एक वर्ड। अब ध्यान देना है कि इसके पहले और इसके बाद वाला नाउन कौन सा है। तो देख रहे हैं इसके पहले तो एक आर्टिकल लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर इसके बाद लिखा हुआ है अथॉरिटी, जो एक नाउन है। नाउन पकड़ लिए तो आपको समझ जाना है कि ये कंसर्न एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है ये ज़रा समझो। इसका मीनिंग निकल रहा है, अगर हम कंसर्न्ड अथॉरिटी मतलब नाउन के पहले यूज किए हैं तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि कोई चिंतित अथॉरिटी है। तो अगर कोई हायर अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, कोई बड़ा सा ऑफिसर है मान लो, आपका बॉस है मान लो, तो वो कंसर्न किस बात की रहेगा, मतलब चिंतित भला क्यों होगा, है ना। चिंतित तो हम लोग होते हैं, इनका काम होता है इंस्पेक्शन करने का। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि ये चिंतित नहीं होता, चिंतित आम पब्लिक होती है या फिर चिंतित कोई एम्प्लॉय होता है, समझ रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि इंस्पेक्शन के लिए गया है, तो इस व्यक्ति के लिए यहाँ पर चिंतित मीनिंग नहीं निकल रहा। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, एसोसिएटेड के सेंस में, कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो ये जो अथॉरिटी है जिसके लिए ये इंस्पेक्शन करने के लिए गया हुआ है उससे रिलेटेड है। तो रिलेटेड का सेंस दे रहा, ना कि चिंतित अथॉरिटी का, है ना। तो अगर चिंतित अथॉरिटी का नहीं दे रहा, कोई अथॉरिटी चिंतित नहीं है, वो उस चीज़ से एसोसिएटेड है, संबंधित है जिसके लिए वो इंस्पेक्शन करने गया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अथॉरिटी कंसर्न्ड, समझ रहे हो। तो इस कंसर्न को हम अथॉरिटी के बाद यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बी में यहाँ पर एरर है, कैसे है ये आप समझ लिए। फिर से दोहरा दूँ कि अगर कोई अथॉरिटी में है तो वो चिंतित भला नहीं होगा, क्या होगा, वो संबंधित की बातें कह रहा है ना, जिसके लिए वो इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ है। तो संबंधित की बात अगर करें तो हम नाउन के बाद रखते हैं कंसर्न को, तो इस कंसर्न को आपको अथॉरिटी के बाद रखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है देयर वॉज एन एक्सप्रेशन कंसर्न ऑन हिज फेस व्हेन ही हर्ड दैट ही हैज़ नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन। अब कोई भी व्यक्ति सुनेगा कि वो एग्जामिनेशन पास नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कैसा एक्सप्रेशन देगा, वो संबंधित एक्सप्रेशन देगा या फिर चिंतित वाला एक्सप्रेशन देगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना था सबसे पहली बात कि अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो वहाँ ध्यान में आना चाहिए कि कंसर्न्ड एक वर्ड है जिसके बारे में हम कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और ये कंसर्न्ड वर्ड मिल गया है, तो इसके ऊपर क्या क्या दिमाग लगाना चाहिए आपको कि कंसर्न्ड आपका नाउन है, एडजेक्टिव है जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो। इसके पहले दिया गया है एक्सप्रेशन जो एक नाउन है और नाउन के बाद आया है, और नाउन के बाद अगर आता है तो उसका मीनिंग हो जाता है संबंधित। तो यहाँ संबंधित एक्सप्रेशन की बात नहीं कह रहा, यहाँ पर कह रहा है चिंतित एक्सप्रेशन की बात, है ना। तो चिंतित के सेंस में हम क्या करेंगे, कंसर्न को एक्सप्रेशन के पहले लगाएंगे, समझ गए। कि जो भी व्यक्ति अगर पास नहीं हुआ होगा एग्जाम में तो जाहिर सी बात है चिंतित होगा। तो चिंतित के सेंस में हम कंसर्न को नाउन के पहले रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर वॉज अ हो जाएगा फिर, है ना। एन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि कंसर्न के पहले आप ए लगाओगे, तो देयर वॉज अ कंसर्न्ड एक्सप्रेशन, ऐसे होगा इसका, समझ रहे हो। तो यहाँ तक क्लियर है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, मीनिंग देख लो। अगर कंसर्न नाउन से पहले है अगर कंसर्न, तो इसका मीनिंग होता है चिंतित, परेशान और फिर वरीड। अगर नाउन के बाद है कंसर्न तो इसका मतलब होता है रिलेटेड, एसोसिएटेड और फिर संबंधित, ठीक है, एक ही बात है। अब जरा देखिए, अब मैं जो बोला था कि यहाँ पर हम नाउन के सेंस में देख रहे हैं कि एडजेक्टिव का यूज़ कैसे करते हैं और उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एडजेक्टिव के लिए हम इन सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं, नहीं। कई बार आपको मिल जाएगा, कहीं फिक्स प्रीपोजिशन में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कई बार प्रीपोजिशन के सेंस में, जैसे अपोजिट को हम प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ करते हैं। आप नेट में सर्च करना और मुझे कमेंट में एक बात और भी बताना कि अपोजिट, जैसे आपके बुक में हो सकता है ना दिया हो कि अपोजिट एक प्रीपोजिशन है ना, लेकिन आप नेट में सर्च करके मुझे बताना कि कहीं आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ भी जाओगे कि मैं किस बुक से पढ़ाता हूँ या फिर किस बुक से कंटेंट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बुक नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखता हूँ, डिफरेंट एग्ज़ाम्स को देखता हूँ, फिर उसमें से ये पता लगाता हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन को जो पूछा गया है किस टॉपिक से पूछा गया है, कौन से बुक से रिलेटेड है, कौन से बुक में नहीं दिया है, एक टीचर को कहाँ से पढ़ाने चाहिए। तो ये बरसों का मेहनत है ना। तो आप खुद भी समझ जाओगे। तो आप नेट में भी सर्च करने की कोशिश करना कि ऑपोजिट को प्रीपोजिशन की तरह हम यूज़ करते हैं कि नहीं, है ना। हो सकता है आपके बुक में प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में ऑपोजिट का मेंशन ना किया हो, इसलिए मैं आपको चेक करने बोल रहा हूँ। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या है, कंसर्न फॉर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंसर्न के बाद यहाँ पर फॉर आया है, मतलब प्रीपोजिशन आया है। तो इसका हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। याद करो उस फिक्स प्रीपोजिशन को जब मैं पढ़ा रहा था एसपी बख्शी बुक के सीरीज़ में।
तो वहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर था, इसका मतलब होता था चिंतित या फिर वरीड। जैसे यहाँ पर एग्जांपल था, आई एम ग्रेटली कंसर्न्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज मनी। उसके पैसों के बारे में और उसके पैसों के सेफ्टी के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, है ना, या फिर चिंतित हूँ। तो यहाँ पर कंसर्न फॉर का यूज हुआ है, कंसर्न के बाद और कंसर्न के पहले किसी भी तरीके से नाउन का यूज नहीं हुआ है ना। यहाँ पर अगर कंसर्न है एडजेक्टिव तो ग्रेटली है आपका एडवर्ब, नाउन यहाँ पर नहीं है। फिर आपका कंसर्न के साथ अगर विथ आ गया है तो इसका मतलब हैव एनीथिंग टू डू, मतलब से लेना देना होना या फिर संबंधित होना। यहाँ पर है आई एम नॉट कंसर्न्ड विथ हिज बिजनेस। अब कंसर्न के पहले और कंसर्न के बाद कोई भी नाउन नहीं है, है ना। कंसर्न के साथ विथ हम लोग पढ़े थे कब, फिक्स प्रीपोजिशन में। तो यहाँ पर होता है कंसर्न विथ का मतलब क्या, कि किसी से संबंधित होना। जैसे यहाँ पर बोला है कि मैं उसके बिजनेस से संबंधित नहीं हूँ, है ना, और फिर उसके बिजनेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो। तो अलग अलग तरीक़ों से पढ़ते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये मेनली फोकस्ड है कि इन सारे वर्ड्स का यूज हम नाउन के पहले करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, नाउन के बाद करते हैं तब उसका मीनिंग क्या होता है। ये सारे वर्ड्स को आप जब भी एग्जाम में देख लेते हो तो आपको चेक करना है कि उसके पहले अब बाद में नाउन दिया है क्या, अगर दिया है तो उसका सेंस क्या निकल रहा है। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सेंस देखने की कोशिश करना, है ना, तो समझ जाओगे आप। फिर यहाँ पर देखो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 24 में बोला है इन्वॉल्व्ड, है ना। इन्वॉल्व का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर ये नाउन के पहले है तो इसका मतलब हो जाता है जटिल या पेचीदा, है ना, कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसका ये मीनिंग होता है। कब, जब नाउन के पहले इन्वॉल्व रहे। अगर इन्वॉल्व रहता है आपका नाउन के बाद तो इसका मतलब हो जाता है संबंधित, रिलेटेड, एसोसिएटेड। समझ रहे हो। जैसे इसके पहले में था कंसर्न, कंसर्न जो था जब नाउन के बाद था तो उसका मीनिंग भी संबंधित था, रिलेटेड था, एसोसिएटेड था। तो इसी तरीके से इन्वॉल्व के साथ भी है। अगर इन्वॉल्व वाला वर्ड जो है ये नाउन के बाद है तो सेम जिस तरीके से कंसर्न का मीनिंग था उसी तरीके से इसका भी मीनिंग है, रिलेटेड, एसोसिएटेड या फिर संबंधित। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को ध्यान में रख सकते हो एक साथ कि अगर नाउन के बाद हम इसको यूज़ करते हैं इन्वॉल्व या फिर कंसर्न को तो दोनों का मतलब होता है रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड। अगर कंसर्न का मीनिंग पहले है तो उसका मतलब होता है क्या, मीनिंग पहले नहीं, मतलब अगर नाउन से पहले यूज हुआ है कंसर्न का तो उसका मीनिंग होता था चिंतित या फिर वरीड। लेकिन यहाँ पर अगर इन्वॉल्व्ड है और अगर किसी नाउन से पहले है तो इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बस इस सेंस को पकड़ने की कोशिश करना एग्जाम में। जैसे मान लो अभी आप एग्ज़ाम लिख रहे हो और ये वाला क्वेश्चन आपको मिल गया है, दिख गया है कि इफ़ वन हैज़ अ प्रॉब्लम वन शुड सिट डाउन एंड स्पीक टू द इन्वॉल्व्ड पार्टीज़। अब कॉन्सेप्ट आप देख चुके हो कि इन्वॉल्व्ड के बारे में सर ने पढ़ा रखा है, तो सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या इसके बाद कोई नाउन है या फिर पहले। तो देख रहे हो कि पार्टीज़ जो है ये आपका नाउन है ना। अब पार्टीज़ दल, जो नेताओं का दल होता है, तो उसके बारे में बता रही है। तो मान लिया जाए कि पार्टीज़ नाउन है, नाउन के पहले दे दिया है। अगर नाउन के पहले इन्वॉल्व वाला वर्ड दे रखा है तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल, जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आपको बैठना चाहिए और बैठ करके बातें करना चाहिए। किससे, उस पार्टी से। तो क्या कोई डिफ़िकल्ट पार्टी के सामने बैठ के बातें करना चाहिए या फिर संबंधित पार्टी से। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। कोई भी पार्टी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो जटिल है जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो, तो वो पार्टी सॉल्व ना करने के लायक तो नहीं है। यहाँ पर सेंस निकल रहा है संबंधित पार्टी से बैठ करके बातें करनी चाहिए। तो संबंधित का जब भी सेंस दे दे तो यहाँ पर क्या समझना चाहिए आपको कि पार्टीज़ के बाद यूज होगा इन्वॉल्व्ड का। समझ गए। जैसे यहाँ पर था ना कि नाउन के बाद है तो इसका मतलब है रिलेटेड, एसोसिएटेड या फिर संबंधित पार्टी। तो संबंधित पार्टी के सेंस में यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है। तो हम लोग पार्टीज़ के बाद यूज़ करेंगे इन्वॉल्व्ड वाले वर्ड को। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर बोला है मोस्ट ऑफ द इन्वॉल्व्ड पॉलिटिशियंस इन द एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी आर स्टिल एट लार्ज। यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या है, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है हेर फेर करना पैसों के साथ, पब्लिक के पैसों के साथ क्या करना, गबन करना, है ना, हेर फेर करना। जैसे कोई फंड में पैसे आए हैं तो वो लेकर के भाग जाता है कोई व्यक्ति, है ना, तो उसको कहते हैं एम्बेजलमेंट। अब यहाँ पर एट लार्ज है। एट लार्ज का मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ। एम्बेजलमेंट का मतलब भी एडिशनल वर्ड वाले सीरीज में मैं पढ़ा चुका हूँ, एसपी बक्सी वाले में। तो एट लार्ज का मीनिंग होता है फरार हो जाना, है ना, एस्केप कर जाना। तो ये बोल रहा है कि जितने सारे पॉलिटिशियंस थे किसमें, हेर फेर में, वो क्या कि पब्लिक मनी के साथ हेर फेर में थे, वो अभी भी फरार हैं, है ना, भाग गए हैं। तो यहाँ पर बोला है कि इन्वॉल्व्ड पॉलिटिशियंस,
अब पॉलिटिशियंस नाउन है और इसके पहले इन्वॉल्व आ चुका है, तो इसका मतलब है जटिल, है ना, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। तो हम पॉलिटिशियंस को डिफ़िकल्ट टू सॉल्व कहते हैं, या फिर किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम, या फिर किसी केस के बारे में कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहते, है ना। तो यहाँ पर व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो ये साफ साफ बता रहा है कि संबंधित व्यक्ति के बारे में बता रहा है, संबंधित पॉलिटिशियंस के बारे में बता रहा है। और किससे संबंधित? जिसने पब्लिक मनी को क्या किया है? एम्बेजलमेंट किया है, उसका गबन किया है, उसके साथ वो हेर फेर किया है ना। तो संबंधित का सेंस यहाँ पर दे रहा है, तो संबंधित के सेंस में जब भी दे तो नाउन के बाद आपको रखना पड़ेगा किस चीज़ को? इन्वॉल्व को, है ना। तो लिखोगे मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व इन द एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी आर स्टिल एट लार्ज। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ही गेव अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व विथ फुल ऑफ एम्बिग्यूटी। अब यहाँ पर भी न्यू वर्ड है ना, हो सकता है आप नहीं जानते होगे और मैं पढ़ा चुका हूँ सारे वर्ड्स को। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, जो ड्वेल मीनिंग देता हो, जिसके दो अलग अलग मीनिंग हो, है ना, तो जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको कहते हैं एम्बिग्यूटी। तो ये कह रहा है कि वह बहुत ही एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया जो काफ़ी ज़्यादा समझने में मुश्किल था, विथ फुल ऑफ एम्बिग्यूटी, है ना। अब यहाँ पर समझने में मुश्किल के बारे में बता रहा है, संबंधित एक्सप्लेनेशन के बारे में तो ये नहीं बता रहा, है ना। ये यहाँ पर हिंट भी दे दिया एम्बिग्यूटी वर्ड को लिख करके कि वो समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो जो भी एक्सप्लेनेशन दिया वो समझने में मुश्किल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होगा, काफ़ी ज़्यादा जटिल होगा। तो जटिल होगा तो इसके बाद जो ये एक्सप्लेनेशन नाउन है इसके बाद हम यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग तो हो जाएगा रिलेटेड, है ना, संबंधित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोलना चाह रहा है पेचीदा, है ना। तो पेचीदा के सेंस में, जटिल के सेंस में, कॉम्प्लेक्स के सेंस में हम यूज़ करेंगे क्या? ही गेव अ लॉन्ग इन्वॉल्व एक्सप्लेनेशन। समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के पहले आपको पुट करना पड़ेगा इन्वॉल्व को। मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से देख लो कॉन्सेप्ट को कि अगर नाउन के पहले है इन्वॉल्व तो इसका मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व और फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर नाउन के बाद यहाँ पर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब होता है संबंधित व्यक्ति, रिलेटेड व्यक्ति, एसोसिएटेड व्यक्ति। और इसी तरीके से नाउन के बाद अगर था कंसर्न्ड तो उसका मतलब भी रिलेटेड, एसोसिएटेड, संबंधित होता था। तो दोनों को एक साथ ध्यान में रख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये वाले एग्जाम्पल से आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, काफ़ी उम्मीद है। अब देखो नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट नंबर 25 बोल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन, और फिर प्रेजेंट स्टूडेंट्स की बात कह रहा है, और फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन या फिर स्टूडेंट जो है नाउन है, इसके पहले प्रेजेंट है। जब भी प्रेजेंट पहले यूज हुआ है तो उसका मतलब होता है वर्तमान, है ना, वर्तमान परिस्थिति, और फिर वर्तमान में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है। करंट टाइम के बारे में, टाइम और टेंस पढ़ते हो ना, तो उसके सेंस में, टाइम और टेंस के सेंस में होता है अगर वो पहले यूज हुआ है नाउन से। लेकिन अगर वो नाउन के बाद यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है अटेंडेंस, है ना, अटेंडिंग, उपस्थिति को बता रहा होता है। ये प्रेजेंस को, किसी के प्रेजेंस को बता रहा होता है, ना कि टाइम और टेंस को। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। आपको लग रहा होगा कि बताने की कोशिश तो मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन सेम नहीं है। ये वर्तमान परिस्थिति के बारे में बता रहा है और ये बता रहा है किसी के उपस्थित होने के बारे में, है ना। मान लिया जाए मैं कहूँ कि किसी का जॉब है, अभी प्रेजेंट जॉब है और फिर जॉब प्रेजेंट है। अगर मैं जॉब प्रेजेंट की बातें करूँ, जॉब प्रेजेंट की बातें करूँ, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग देगा? जॉब नाउन है, इसके बाद यूज हुआ है, तो इसके हिसाब से जो कॉन्सेप्ट में बताया, इसके हिसाब से हो गया कि उपस्थित जॉब, यही तो हुआ इसका मीनिंग। तो कोई जॉब उपस्थित होता है क्या? कोई वो चीज़ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वो कोई पर्सन तो है नहीं जो कि उपस्थित होगा, है ना। तो इसका सेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा होगा? इसका सेंस बताने की कोशिश कर रहा होगा कि वर्तमान जॉब, अभी जो उसके पास जॉब है उसके बारे में। तो अगर वर्तमान जॉब की बातें करें तो आप लिखोगे प्रेजेंट जॉब। तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में इंट्यूशन क्रिएट हुआ होगा जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल है आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट प्रेजेंट, कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, और नाउन है मोमेंट और इसके बाद प्रेजेंट दिया है एडजेक्टिव की तरह। तो इसका मीनिंग निकल रहा है, जो बाद में देते हैं उसका मीनिंग निकल रहा होता है उपस्थित। तो उपस्थित के सेंस में ये नहीं बोला है कि मैं बिजी हूँ उपस्थित के वक्त पे, ऐसा तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मीनिंग निकल रहा है इसका, है ना। तो बताना क्या चाह रहा है ये बताना चाह रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान मोमेंट में मैं बिजी हूँ। तो वर्तमान के अगर सेंस में देता है तो क्या लिखोगे यहाँ पर? आई एम वेरी बिजी एट द प्रेजेंट मोमेंट,
देख रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट स्टूडेंट, प्रेजेंट मोमेंट रहे तो ये वर्तमान परिस्थिति को बता रहा होता है। तो यहाँ पर होगा आई एम वेरी बिजी एट द प्रेजेंट मोमेंट। समझ गए। अब नेक्स्ट है आपका आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ द सिचुएशन प्रेजेंट। अब ये सिचुएशन नाउन है, इसके बाद आपका प्रेजेंट है। अब कहोगे सिचुएशन कैसे है, तो TION जिसके भी लास्ट में रहता है वो नाउन होता है। तो अगर नाउन की ये बाद दिया है तो इसका मतलब होता है कि उपस्थित सिचुएशन, तो कोई सिचुएशन उपस्थित नहीं होता, वो वर्तमान में होता है ना। तो वर्तमान के सेंस में दे रहा है कि मैं वर्तमान सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो वर्तमान के सेंस में, टाइम के सेंस में, टेंस के सेंस में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ द प्रेजेंट सिचुएशन, ये सही होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर सिचुएशन के पहले आपको प्रेजेंट लगाना पड़ेगा। अब है आपका देयर वर 200 प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन द ऑडिटोरियम। इसको देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। अगर मैं आपसे पहली बार क्वेश्चन पूछ रहा होता, आपको लग रहा होता बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि ऑडिटोरियम में वहाँ पर 200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, है ना। प्रेजेंट का मतलब क्या बताना चाह रहे हो कि उपस्थित थे, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में जो स्टूडेंट थे वो वहाँ पर ऑडिटोरियम में थे। ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जैसे मैं कहूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास मिलने आए हैं, लेकिन वो फ़िलहाल स्टूडेंट्स हैं नहीं, उनका जॉब कुछ और है, लेकिन वो प्रेजेंट हुए हैं मेरे सामने स्टूडेंट्स की भांति, है ना। वर्तमान में अभी वो करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके जो असली काम है वो नहीं है स्टूडेंट का, है ना। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या दे रहा है कि 200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं कि वर्तमान स्थिति में स्टूडेंट्स, ऐसा मीनिंग आप अगर निकालना चाहोगे तो थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, है ना, टिपिकल हो जाएगा वो। तो यहाँ पर साफ साफ बताना चाह रहा है कि ऑडिटोरियम में 200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, मतलब क्या, उपस्थित थे, है ना। मतलब उनका अटेंडेंस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित स्टूडेंट्स के बारे में बताए तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स है नाउन, और यहाँ पर प्रेजेंट को नाउन के बाद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नाउन के बाद रखते हो प्रेजेंट को तो इसका मीनिंग होता है उपस्थित। तो वही बता रहा है कि देयर वर 200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम, करेक्ट होगा। फिर से मैं एक बार पढ़ दूँ, देयर वर 200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। तो स्टूडेंट्स के बाद लिखोगे प्रेजेंट को। ठीक है। तीनों सेंटेंस को एक बार करेक्ट करके फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ अलग सा कुछ समझ आए, है ना। जैसे यहाँ पर होगा आई एम वेरी बिजी एट द प्रेजेंट मोमेंट। फिर बोला आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। फिर बोला देयर वर 200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। टोन पे ध्यान देना, कहाँ पर मैं गैप दे रहा हूँ, है ना। तो क्या है, देयर वर 200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। तो स्टूडेंट्स के बाद होगा प्रेजेंट, जिसका मीनिंग देता है उपस्थित होने का। फिर अगला देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 26 बोला है रिस्पॉन्सिबल के बारे में। क्या है रिस्पॉन्सिबल के बारे में जरा देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि अगर नाउन के पहले रिस्पॉन्सिबल हो तो इसका मतलब होता है अकाउंटेबल। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसके बेस्ट पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई सारे एग्जाम्स में। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है कि अगर नाउन के पहले रिस्पॉन्सिबल दे देते हैं तो इसका मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति। लेकिन यहाँ भी इसका मीनिंग होता है जिम्मेदार, लेकिन फ़र्क समझने की कोशिश करना। अगर नाउन के बाद रिस्पॉन्सिबल हो तो इसका मतलब होता है जिम्मेदार, लेकिन गिल्टी के सेंस में, दोषी के सेंस में। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल अगर नाउन के पहले है तो उसका मतलब होता है उत्तरदायी, तो उत्तरदायी व्यक्ति, है ना। मतलब जो जिम्मेदारी के साथ किसी काम को निभाता हो, जो किसी अच्छे काम को करने में सक्षम हो, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं हो, है ना। जैसे होता है ना कि साधु लोग दो तरीके से बनते हैं। एक अंदर से उनके अंदर आ गया है, बहुत रीच है, पहले से किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है उसके जीवन में। उसके बाद वो अगर साधु बनने की चाह रखते हैं और बन भी जाते हैं तो हो सकता है उसके अंदर से एक इंट्यूशन आया होगा कि भाई नहीं, मुझे साधु ही बनना है। लेकिन एक व्यक्ति साधु बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए। इतने झंझट हैं लाइफ में, पेरेंट्स का ये दबाव है, वो दबाव है, जॉब नहीं है ना। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की जो लोग कोशिश करते हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए हम पर्सन रिस्पॉन्सिबल कहेंगे। मतलब वो व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। समझ रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ समझो कि अगर किसी नाउन के पहले रिस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति, जो अच्छे काम को निभाने की के योग्य है। और अगर कोई व्यक्ति किसी काम का दोषी है तो उसको कहेंगे पर्सन रिस्पॉन्सिबल।
समझ रहे हो, मतलब किसी गलत काम के लिए गिल्टी के सेंस में हम यूज़ करेंगे पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब नाउन के बाद यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। क्या है एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दो, यहाँ है आई हैव टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्सिबल मैन फॉर दिस मिसहैप एंड गिव द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट टू हिम। यहाँ बोला है कि मुझे फाइंड आउट करना है उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जो इस मिसहैप को अंजाम दिया है। मिसहैप का मतलब मिसहैपनिंग है ना, मतलब किसी दुर्घटना को अंजाम दिया है, किसी गलत काम को अंजाम दिया है, तो उसे मुझे फाइंड आउट करना है और उसे काफ़ी सीवियर पनिशमेंट देना है, ये बता रहा है। अब कोई व्यक्ति मिसहैप करके चला गया है, कोई गलत कार्य करके चला गया, तो कभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिसहैप होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बताना ये चाह रहा है कि वो दोषी व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैन आपका नाउन है, मैन के पहले रिस्पॉन्सिबल देते हैं तो इसका मतलब होता है वो अच्छा काम करके गया है, लेकिन बोला है कि वो काफ़ी मिसहैप करके गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल को हम मैन के बाद यूज़ करेंगे। आई हैव टू फाइंड आउट द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ क्या करेक्ट होगा, आई हैव टू फाइंड आउट द मैन, आई हैव टू फाइंड आउट द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, समझ रहे हो। तो ये होगा, इस रिस्पॉन्सिबल को मैन के बाद यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्या, यू कैन ट्रस्ट मिस्टर शर्मा विथ हिज वर्क बिकॉज ही इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अब पर्सन रिस्पॉन्सिबल बोल रहा है, मतलब पर्सन के बाद यूज़ किया है रिस्पॉन्सिबल को, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति दोषी है। लेकिन कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, तो ट्रस्ट वाले वर्ड को ही यहाँ पर दे करके क्या बताना चाह रहा है कि आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हो और वो है मिस्टर शर्मा, है ना। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है कि कोई अच्छे काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में ये बता रहा है। तो जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में यहाँ पर क्या होना चाहिए, पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को देखे हो, तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू कैन ट्रस्ट मिस्टर शर्मा विथ हिज वर्क बिकॉज ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक बार फिर दोहरा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, है ना। बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 5 वर्ड्स का सवाल है और 5 वर्ड के बारे में भी ऐसा है कि कब पहले और कब बाद में यूज होता है नाउन के और मीनिंग किस तरीके से चेंज होता है, इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ पाए। यहाँ पर है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसका मतलब होता है अकाउंटेबल या जिम्मेदार व्यक्ति अच्छे कामों के लिए। अगर वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल मतलब नाउन के बाद रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब गिल्टी, दोषी व्यक्ति किसी गलत काम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये है अपोजिट। अपोजिट के बारे में काफ़ी डिटेल में कभी बताऊंगा, एक अच्छे से वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, और आपके खास करके एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन देखा भी गया है, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। लेकिन अभी फ़िलहाल पढ़ो एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है ये। यहाँ पर है कि अगर नाउन के पहले अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी, के विपरीत या फिर के उल्टा। लेकिन यहाँ पर पर्सन के बाद यानी नाउन के बाद अपोजिट यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है ऑन द अदर साइड या फिर के सामने, है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि दोनों तो आपको एक जैसा फील हो रहा होगा, है ना, इन दोनों में फ़र्क नहीं समझ आ रहा होगा अगर, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया जाए आपके मन में कुछ ऐसा है, कुछ करने की आस है, आप करने गए हो और आप जिस तरीके से सोच के गए हो जस्ट उसका विपरीत काम हो जाता है, उल्टा काम हो जाता है, तो वहाँ पर यूज़ करोगे अपोजिट के बाद नाउन को। और दूसरी बात कि कोई व्यक्ति आपके सामने इस तरीके से बैठा है, फेस टू फेस बैठा है, के सामने बैठा है ना। मान लिया जाए ये रोड है और एक बिल्डिंग यहाँ पे है, एक बिल्डिंग यहाँ पे, एक दूसरे के आमने सामने है, तब यहाँ पर यूज़ करोगे बिल्डिंग अपोजिट, समझ रहे हो। और कोई काम अगर उल्टा हो गया तो वहाँ पर कहोगे अपोजिट वर्क हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करना, समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, नहीं भूलोगे मुझे लगता है। देखो यहाँ पर आई वॉन्टेड टू प्रपोज हर, मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, बट इट हैड द कंसिक्वेंस अपोजिट, लेकिन हुआ क्या, जस्ट विपरीत कंसिक्वेंस हुआ, मतलब विपरीत परिणाम मिला जैसा मैं सोच करके गया था। तो विपरीत के सेंस में मतलब जैसा सोचा था जस्ट उसका उलट हुआ है। तो उलट के सेंस में यहाँ पर क्या करोगे, अपोजिट का यूज़ करोगे आप नाउन के पहले, देख रहे हो। तो नाउन कौन है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस है, तो यहाँ पर अपोजिट को क्या करोगे, इसके पहले, है ना। सामने का सेंस तो नहीं देता कि मैं उसे प्रपोज करना चाहता था लेकिन कैसा परिणाम हुआ, सामने वाला कुछ परिणाम हुआ, तो ऐसा तो नहीं होता ना, उलट करके परिणाम हुआ। तो आप क्या करोगे, कंसिक्वेंस के पहले अपोजिट को लगाओगे। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, आई वॉन्टेड टू प्रपोज हर बट इट हैड द अपोजिट कंसिक्वेंस, है ना, तो अपोजिट यहाँ पर लगेगा।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ बोला है द अपोजिट होटल इज़ वेल नोन इन आवर लोकेलिटी। तो क्या उल्टा वाला बिल्डिंग जो है वो हमारे लोकेलिटी में काफ़ी फेमस है, ऐसा ये बताना चाह रहा है। उल्टा का मतलब क्या, जस्ट विपरीत वाला है ना, सिचुएशन के सेंस में ऐसा लिया जाता है खास करके। तो विपरीत के सेंस में ये नहीं बता रहा, ये बताना चाह रहा है कि जहाँ पर है वो व्यक्ति, जहाँ पर वो इस चीज़ को बोल रहा है, उसके जस्ट अपोजिट में, उसके सामने जो होटल है उसके बारे में ये बता रहा है। तो इस होटल के बारे में बता रहा है कि द अपोजिट होटल, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, सामने वाले होटल के बारे में ये बताना चाह रहा है, तो यहाँ पर होगा द होटल अपोजिट, है ना। तो द होटल अपोजिट, तो अपोजिट के पहले होटल को रखना पड़ेगा। तो द होटल अपोजिट इज़ वेल नोन इन आवर लोकेलिटी, ऐसा है इसका मीनिंग। ठीक है, तो समझ गए। और आज 5 वर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक बार मैं फिर से सारे कॉन्सेप्ट को दोहरा देता हूँ, रिकैप करवा देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। सबसे पहली बात कि इन 5 क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है तो आप ध्यान में रखने की कोशिश करना कि उसके पहले नाउन है या नहीं। अगर नहीं है तो हो सकता है किसी और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उस क्वेश्चन को पूछा गया होगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं वर्ड्स के रिलेटेड पूछा गया हो। अगर नाउन है उसके पहले और या फिर उसके बाद, तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर आपको चेक करना ज़रूरी हो जाता है। और कौन कौन से वर्ड्स हैं ये सारे, कंसर्न्ड, इन्वॉल्व्ड, प्रेजेंट, रिस्पॉन्सिबल और अपोजिट, ये सारे वर्ड्स हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पर देख लो, अगर नाउन के पहले है कंसर्न्ड तो इसका मतलब होता है चिंतित, अपरेशान, या फिर वरीड। अगर नाउन के बाद है कंसर्न्ड तो इसका मतलब होता है रिलेटेड, एसोसिएटेड या फिर संबंधित। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्व्ड। अगर नाउन के पहले है इन्वॉल्व्ड तो इसका मतलब होता है जटिल, पेचीदा, या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर डिफिकल्ट टू सॉल्व, या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर नाउन के बाद है आपका इन्वॉल्व्ड तो इसका मतलब होता है रिलेटेड, एसोसिएटेड, या फिर संबंधित। जैसे कंसर्न्ड में देखे थे, बाद में आया था नाउन के, तो उसका मीनिंग भी हुआ था संबंधित या फिर रिलेटेड, एसोसिएटेड। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट अगर किसी नाउन के पहले है तो इसका मीनिंग हो जाता है टाइम से रिलेटेड, वर्तमान परिस्थिति से रिलेटेड, एग्जिस्टिंग या फिर करंट सिचुएशन को लेकर के। लेकिन अगर नाउन के बाद है प्रेजेंट यूज तो इसका मतलब होता है अटेंडेंस, उपस्थिति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। अगर रिस्पॉन्सिबल का यूज हुआ है किसी नाउन के पहले तो इसका मतलब होता है अच्छे काम के लिए कोई व्यक्ति जो जिम्मेदारी निभाता है, जो अच्छे कामों को निभाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि नाउन के पहले लगा दो रिस्पॉन्सिबल। अगर नाउन के बाद रिस्पॉन्सिबल लगाते हो तो इसका मतलब होता है गिल्टी के सेंस में, दोषी के सेंस में, किसी मिसहैपनिंग, किसी गलत काम के सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, लास्ट अपोजिट है। अपोजिट अगर नाउन के पहले है तो इसका मतलब होता है के विपरीत, के उल्टा, के कॉन्ट्रेरी। लेकिन अगर नाउन के बाद हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑन द अदर साइड, या फिर आमने सामने वाले बिल्डिंग, आमने सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा है। तो ये सारे फ़र्क हैं और सारे एग्जांपल्स को भी ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आज जो भी मैं लगभग 10-12 जो भी एग्जांपल्स को बताया हूँ, अगर सिर्फ उतने ही ध्यान में रख लोगे ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। मतलब आप बार बार पढ़ करके देखना ये सारे एग्जांपल्स को, एक बार एक पन्ने में लिख लेना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। अगर ये सारे याद हैं तो, है ना, और मीनिंग समझ में आने लगेगा कि भाई ये मीनिंग यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, हम समझ रहे थे कुछ और, है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को बार बार रिपीट करके देखना। और आज का टास्क है आपका कि बस इसी पार्ट को क्या करना है, आपको 2-4 बार देखना है वीडियो को, और 2-4 बार सिर्फ एग्जाम्पल्स को, कॉन्सेप्ट को नहीं, कॉन्सेप्ट को साथ में लिख लोगे तो वो आपको दिख जाएगा, है ना। आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है, उसमें सारे एग्जांपल्स को लिखना है और सॉल्व करके देखना है कि क्या मेरे से सॉल्व हो पाता है, क्या जो रियल मीनिंग ये बताना चाह रहा है वो मेरे दिमाग में आ पा रहा है कि नहीं। तो समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। और एक दिन अगर इस टास्क के ऊपर काम कर लोगे तो मुझे लगता है फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। रिवीजन तो मस्ट है, मैं हमेशा बताता हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, जो मैं पर्सनल गाइडेंस के थ्रू करता ही हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आज वर्कआउट करना है, इन सारे एग्जांपल्स को बार बार देखना है, पढ़ना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है कि क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए था, है ना, और क्या एरर है इसमें। तो चलिए बहुत कुछ सीखे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।